नमस्कार प्यारे बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहली वीडियो में कवर किया है। ये आपका सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर है, हमारे अतीत हिस्ट्री का चैप्टर है ये, इतिहास का। और इसका ये दूसरा पार्ट अब मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। देश के नाम, हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया है, वो किस तरह से पड़ा है ये यहाँ पे बताया गया है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस आपको पता होगा बच्चों, एक मैप की बुक आती है, उसको बोलते हैं एटलस बुक। तो ये कह रहा है कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी कि पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को तथा इंदोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब इन्होंने क्या बताया कि 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर, अब उत्तर पश्चिम कहाँ पर है, जहाँ पे किरथार और सुलेमान की पहाड़ियाँ थी, यानी कि जहाँ पे अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, वहीं पर ईरान और यूनान भी हैं। वहाँ से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, यानी कि हमारे देश को। सिंधु नदी को इन्होंने हिदोस कहा और इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में, मतलब कि पूर्व में जो ईस्ट में जो जगह थी स्थित थी, यानी कि हमारा देश भारत, उसको इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और ये लोग जो थे, जो यूनान और ईरान से आए थे, ये लोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को भरत कहा करते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। भरत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद, हमारा जो वेद है 4 वेदों में से एक, उसमें से भरत शब्द का प्रयोग मिलता है, जो 3500 वर्ष पुरानी हमारी ऋग्वेद की पुस्तक है उसमें। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, और बाद में इसी शब्द का प्रयोग देश के लिए होने लगा। जैसे कि मैंने बताया था, राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा था, हमारे देश का नाम, तो शायद उसी को बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत माने जो समय बीत चुका, पुराने समय के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। अब देखिए, पहले समय में क्या हुआ, इसे अगर हमें जानना है तो हम किताबों के माध्यम से इसको जान सकते हैं कि पहले समय में कौन सी पुस्तकें लिखी गई। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अब देखो, पहले कोई साधन तो था नहीं किताब छापने वगैरह का, तक लोग क्या करते थे कि हाथों से लिखते थे और उनको सुरक्षित रखते थे। कितना मुश्किल काम था पहले हाथ से लिखना, फिर उसको सुरक्षित रखना। और पहले ना पेपर हुआ करता था, उसके बावजूद लोगों ने लिखा और उसको सुरक्षित भी रखा। तो अगर चाहें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, इस बात से ये पता लगता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। अंग्रेजी में पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा हुआ कोई भी चीज़, उसको पांडुलिपि कहा गया। और उसके लिए इंग्लिश में क्या शब्द प्रयुक्त है? मैन्यूस्क्रिप्ट, जो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, और मैन्यू का अर्थ है हाथ से, निकला है हाथ से, और स्क्रिप्ट माने लिखा हुआ, तो जो भी हाथ से लिखी हुई चीज़ हो उसे पांडुलिपि कहा गया। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। लोगों ने जो हाथों से पांडुलिपियाँ लिखी, इनको कहाँ पर लिखा गया? ताड़पत्रों पर।
और दूसरा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए जाते थे लिखने के लिए ये, और उस पर लिखी जाती थी। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन सकता है कि पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई, तो ताड़पत्रों पर लिखी गई, ताड़पत्र और भुज नामक पेड़ों की छालों पर लिखी गई। देखो बच्चों, ये पांडुलिपि है, देखो कितना सुंदर इन्होंने लिखा है, कितना पास पास लिखा है। मतलब कि लिखने के लिए कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो लोग देखो कितना पास पास में और कितना सुंदर सुंदर लिखा हुआ है। ये क्या है? पांडुलिपि है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये जो अभी हमने देखा है येलो कलर में, ये क्या है? ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, मतलब ये एक पेज है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है बच्चों। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। मतलब कि रख रखाव का तो वो था ही, दिक्कत थी रख रखाव की पांडुलिपियों को, क्योंकि ना तो पहले अब जैसे साधन थे और ना ही पेपर हुआ करता था कि भाई बैग रख दो इतनी बड़ी बड़ी उसमें। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती हैं। अब देखो लोगों ने क्या दिमाग लगाया, इनको कहाँ पे रखा? मंदिरों में रखा। मंदिरों में क्यों? क्योंकि वो पूजा स्थल था, जल्दी से वहाँ पर खराब होने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, तो लोगों ने इन पांडुलिपियों को कहाँ पे रखा? मंदिर में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। और ये जो पांडुलिपियाँ थी, इनमें क्या धार्मिक मान्यताएं थी कि धर्म को किस तरह से, धर्म का व्यवहार करना चाहिए, धर्म किस तरह से मनाया जाना चाहिए। दूसरा क्या था कि राजाओं के जीवन का इसमें वर्णन था। तीसरा औषधि माने दवाइयाँ, और विज्ञान मतलब साइंस के बारे में इसमें बताया गया था इन पांडुलिपियों में। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। मतलब इन पांडुलिपियों में महाकाव्य लिखे गए, कविताएं और नाटक भी लिखी गई। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। इनमें से कई जो पांडुलिपियाँ हैं वो संस्कृत भाषा में मिलती है, क्योंकि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। और इसके अलावा प्राकृत उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। जैसे अब हम आम बोलचाल में हिंदी का प्रयोग करते हैं, उस वक्त की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। आम जन प्राकृत भाषा को बोलते थे। और दूसरे किस भाषा में मिली है पांडुलिपियाँ? तमिल भाषा में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, मतलब आम बोलचाल में किया जाता था, जो अभी मैंने बताया वही। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख क्या थे? अभिलेख मतलब जो पत्थरों पे लिखा हुआ कोई वाक्य हुआ करता था, उसे अभिलेख बोलते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब देखो क्या था कि पहले पेपर नहीं था, बुक्स नहीं थी, रख रखाव का भी कोई साधन नहीं था, तो लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि जो कठोर सतह हुआ करती थी, मान लो पत्थर जल्दी से खराब नहीं होएगा, तो उस पे क्या करते थे? वो उत्कीर्ण माने उस पे खुदवा दिया करते थे। इन जो भी उन्हें लिखना होता था, उन लाइनों को पत्थरों पर या किसी कठोर धातु की सतह पर उसको लिखवा दिया करते थे। जैसे ताम्र हो गई, तांबा धातु हो गई, पीतल हो गई, ऐसी धातु पर वो लिखवा दिया करते थे। कौन? शासक। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। अब क्या था कि कोई बात प्रजा को बतानी होती थी राजा को, तो राजा क्या करते थे कि इन पत्थरों पर अपना जो भी आदेश था वो खुदवा दिया करते थे और लोग उन्हें पढ़ लिया करते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब देखो बच्चों, ये क्या है? ये है जो पत्थर पर खुदवाया गया किसी शासक द्वारा
कोई पांडुलिपि में लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ कोई स्क्रिप्ट है या कोई वाक्य है या उनका लड़ाई का लेखा जोखा है, ये ऐसे खुदवा दिया करते थे। अब देखिएगा इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये किसी धातु पे खुदा हुआ है। यहाँ पे क्या अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। बच्चों ये जो अभिलेख यहाँ पे था, ये इसकी बात हो रही है। ये कितना है, 2250 वर्ष पुराना है। और अशोक शासक, जो अशोक के बारे में पढ़ा होगा आपने पिछली क्लासेस में भी, अशोक एक महान राजा हुआ जिसने युद्ध करना छोड़ दिया था, उसकी बात हो रही है। कलिंग का युद्ध किया उसने और फिर उसने देखा वहाँ पे इतनी ज़्यादा रक्तपात हुआ कि उसने युद्ध करना ही बंद कर दिया था। उस शासक की बात हो रही है। लेकिन ये कहाँ से प्राप्त हुआ, अफगानिस्तान में। तो पहले क्या था, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे और इसलिए ये जो अभिलेख है वहाँ से प्राप्त हुआ। अभी वर्तमान समय में अलग अलग राज्य, अलग अलग देश बन गए हैं, लेकिन पहले क्या था कि ये भारत का ही हिस्सा थे। और जो ये अशोक शासक है, इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ भी लिखने के लिए हमें एक लिपि की आवश्यकता होती है। जैसे हम हिंदी लिखें तो हमें देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं, या संस्कृत को लिखें तो देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अब ये जो अभिलेख की बात हो रही है कि किस लिपि में लिखा गया, तो ये एक यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों में लिखी गई है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? तो लाभ तो ये थे कि भाई वो जल्दी से कोई कीड़ा नहीं खा सकता था उसको और जल्दी से वो ख़राब नहीं होती थी। लेकिन जब लिखवाते होंगे तब बहुत कठिनाई आती होगी। इतने कठोर सतह पर लिखना कोई मामूली बात थोड़ी थी, बहुत टाइम भी लगता होगा। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। कौन? पुरातत्वविद। देखिए बच्चों, ये कुछ चीज़ें हैं प्राचीन समय की। वो कह रहा है बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। बाएं ये साइड बाईं है और ये साइड दाईं है। तो बाईं में एक ये पात्र, मतलब ये बर्तन प्राप्त हुआ है प्राचीन नगर से। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। मतलब 4700 वर्ष पुराना ये बर्तन है। और देखो कितना बढ़िया बना हुआ है, कि मिट्टी का बना हुआ है, फिर भी इतने सालों बाद भी सुरक्षित है। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये देखिए, ये चांदी के सिक्के हैं। इस तरह के सिक्के चलते थे उस वक्त में। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। 2500 वर्ष पहले ये इसका सामने का भाग है शायद, और ये शायद पिछला भाग है सिक्के का। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? देखो हमारे समय में क्या गोल सिक्के चलते हैं, और ये थोड़ा सा क्या है, चपटा, और थोड़ा सा इसका डिज़ाइन में भी अंतर है। ठीक है। का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कि पुरानी मूर्तियों का, चित्रों का और ईंट और पत्थर से बनी इमारतों का अध्ययन करते हैं। कौन? पुरातत्वविद। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। मतलब पुराने उनको बर्तन मिल जाए, आभूषण माने गहने मिल जाएं स्त्रियों के, और सिक्कों की प्राप्ति के लिए वो छानबीन मतलब ढूंढते हैं कि, और उसकी खुदाई भी करते हैं। जहाँ पे मिलने की आशंका होती है कि यहाँ पर खुदाई के दौरान ये मिल जाएंगे सिक्के वगैरह, तो वो वहाँ पे खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ये जो
छानबीन करते हैं पुरातत्वविद। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की हो सकती हैं, पक्की मिट्टी की, तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। क्योंकि वो कठोर सतह के होते हैं, इसलिए जल्दी से नष्ट होने की कोई उनकी संभावना नहीं है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। मतलब कि जानवरों की हड्डियों से ही वो पता लगा लेते थे कि लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मतलब कि अनाज के दाने हो गए या लकड़ी के टुकड़े, तो उनको जले हुए में भी वो पुरातत्वविद उसका अध्ययन कर लेते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे? सोचो बच्चों, क्या कपड़े उन्हें मिले होंगे उस वक्त के, या कपड़ा गल गया होगा? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। मतलब जो भी पांडुलिपि और अभिलेख तथा पुरातत्व से उनको जानकारियाँ प्राप्त हुई इतिहासकारों को, तो वो उसे क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में आकर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए कोई केस है तो उसको क्या करते हैं, जो जासूस होते हैं उसका पता लगाते हैं कि भाई कैसे हुआ, किस तरह से। इसी तरह से हमारे पुरातत्वविद क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों का पता लगाते हैं। तो वो एक जासूस की तरह है और जो चीज़ें मिलती हैं वो सुराग की तरह है। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। हाँ, क्योंकि पुस्तक का नाम क्या है? हमारे अतीत। अतीत तो प्राचीन शब्द है, लेकिन हमारे लग गया, यानी कि उसको बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत का अलग अलग मायने थे। अब अतीत में एक प्रकार के तो लोग थे नहीं, कई तरह के लोग थे, तो उन सभी के जो अलग अलग जीवन यापन का उनका तरीका था उसको इस पुस्तक में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो जैसे पशुपालक और कृषक क्या थे? खेती करने वाले लोग थे। और राजा रानी क्या थे? शासक। और व्यापारी भी पैसे वाले लोग थे, शिल्पकार जो घर वगैरह बनाते थे। तो उनके जीवन में और कृषकों और पशुपालकों के जीवन में बहुत भिन्नता थी। जैसा कि आज के भी समय में देखते हैं, कृषकों का और राजा रानियों के जीवन में बहुत भिन्नता है आज के समय में भी। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। मतलब कि किसी देश के किसी हिस्से में लोग अलग तरह से जीवन यापन करते हैं और दूसरे किसी हिस्से में अलग तरीके से जीवन यापन करते हैं। आज भी हम यह सब देखते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो कहने का मतलब यह है कि राजा रानी अपने जीवन में जो भी उन्होंने लड़ाइयाँ जीती उसका लेखा जोखा रखते थे, लेकिन जो आम जनता थी वो अपने जीवन के बारे में कुछ भी लेखा जोखा नहीं रखती थी। जैसे कि आज के समय में भी है, जो
राजा हैं, मंत्री हैं, उनके बारे में लिखा जाता है, लेकिन आम जनता के बारे में कहाँ ज़्यादा कुछ लिखा जा रहा है। तो ऐसे ही पुराने समय में था। तिथियों का मतलब, तिथियाँ मतलब तारीखें। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह से कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अब ये जो हमारा कैलेंडर है वो क्या है, ईसा मसीह जो थे उनके जन्म के समय से ये निर्धारित किया गया हमारे कैलेंडर का जो सिस्टम है, और उसी के अनुसार हम आज जो है डेट देखते हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद से है। मतलब कि अगर हम सन 2000 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म को 2000 वर्ष हो चुके हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। कई तिथियों में हम देखते हैं ई और पू लिखा होता है, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है। तो और ईसा मसीह के जन्म के बाद से हमारे ये कैलेंडर उपस्थित है। इस पुस्तक में हमें 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, यहाँ पे ये इसलिए बताया गया है ताकि हम इतिहास की जो तिथियां उनसे आसानी से समझ सकें। जैसे अंग्रेजी में BC, हिंदी में ई पू का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है, कि मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। देखो, ईसा पूर्व के लिए तो हमने ई पू लिख दिया, BC लिख दिया, लेकिन कहीं पर AD लिखा होता है और हिंदी में ई लिखा होता है, मतलब कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय की बात हो रही है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। मतलब भारत में ये जो कैलेंडर देखना शुरू हुआ सिर्फ 200 साल पहले से शुरू हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस प्रकार अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उनसे 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिससे पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। मतलब ये आपके लिए है बच्चों। और ये कुछ उपयोगी यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, जैसे यात्रा है, पांडुलिपि है, अभिलेख है, पुरातत्व है, इतिहासकार है, स्रोत है, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना है। और यहाँ पे ये सब आपका ये क्वेश्चन आंसर का वर्क है, ये जो हम इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।